हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। कुछ अच्छे लेवल के, शानदार लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, गेट, आईईएस, सभी पीएसयूज़ के लिए। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे सिविल और मैकेनिकल दोनों ट्रेड के लिए रहेगा। और पिछला लेक्चर भी फ्लूइड प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस फॉरेन बुक से कराए थे। इस बार भी मैं कुछ बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, जो कि जैसे कि एस के सोम, सेंजल, ये बुक है, इनसे मैंने कराए हैं। कुछ वर्कबुक के क्वेश्चंस भी है मैंने इस लेक्चर सीरीज में रखे हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं इसमें करा चुका हूँ। इसने बोला है कि स्फेरिकल सोप बबल है, सोप बबल वाला केस है जिसका डायमीटर D1 है और वो टूट जाता है दो बबल्स में D2 विद अनदर बबल ऑफ डायमीटर D2। अच्छा, दोनों जुड़ते हैं, दो दो सोप बबल हैं, आपस में जुड़ते हैं, कोलेसिस मतलब जुड़ना, टू फॉर्म अ सिंगल बबल D3 कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ एयर। एयर का जो अमाउंट है वो तो सेम बोला है इसने, राइट। मतलब कैसे केस है कि अभी मैं बना के दिखाऊंगा। और एज्यूमिंग इसने आइसोथर्मल प्रोसेस की है, इसने कहा कि D3 का डायमीटर निकालो D1 और D2 के टर्म्स में। P0 आपका एम्बिएंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सरफेस टेंशन को इसने रो से बताया गया है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो चेंज इन प्रेशर होता है हमें पता है 8 सिग्मा बाय डायमीटर होता है फॉर द केस ऑफ सोप बबल। तो उसी को हम सॉल्व करेंगे, उसी को ट्राई करते हैं। जस्ट अ मिनट। देखिए, पहला इसने बोला गया, पहले तो समझ में आना चाहिए कि यार एक जिसका डायमीटर D1 है, ये एक बबल है, ये और ये मिलते हैं, इसका मान लेते हैं डायमीटर D2 है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलके क्या बना देते हैं, एक बड़ा डायमीटर ही बनाएंगे, मान लेते हैं D3 डायमीटर का बना देते हैं। इसने क्या बोला है कि अमाउंट ऑफ एयर वो सेम रहेगी, है ना। एयर है ना, है तो आइडियल गैस ही, तो इसमें आइडियल गैस इक्वेशन हम लगा सकते हैं, ये भी बात है। आइसोथर्मल है, मतलब इसका टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, इसने आइसोथर्मल बोला, टेम्परेचर T रहने वाला है। हाँ ठीक है, डायमीटर अलग है तो वॉल्यूम तो अलग होएगी, है ना। और मान लेते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो P0 है, इस वाले के, इसके अंदर का प्रेशर P1, इसका P2, इसका P3। ये तो चलो बात समझ में आती ही होगी आपको। तो सबसे पहली बात जो आपको इसमें इक्वेशन जो मैं आपको बताना जा रहा था वो क्या है, कि जो चेंज इन प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, 8 सिग्मा बाय आर। मतलब D1 के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो 8 आ जाएगा, अदरवाइज 4 आता अगर रेडियस के टर्म्स में लिखता तो ये P1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से P2 माइनस P0 की वैल्यू 8 सिग्मा बाय D2 आ जाएगी, और P3 माइनस P0 की वैल्यू 8 सिग्मा बाय D3 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने अलग अलग P1, P2, P3 निकाल दिए। ठीक है, अब क्या है, अब इसके अंदर क्या है कि आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए इसके अंदर, कि जो इसने क्या बोला केस में, कि अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ एयर। मतलब जो मास है वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या रहेगा, कैसे उस चीज़ पे डिपेंड करेगा वो मैं आपको, क्योंकि स्फेरिकल शेप है, कैसे इस चीज़ पे डिपेंड करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से P1 P2 निकाल दिया हमने, मतलब जो पहला मास था दोनों मिलके एक तीसरा मास बना दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस केस में। दोनों मास मिले, मास में बदलाव नहीं है, या इसको कंजर्वेशन ऑफ मास वाला कंडीशन भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में करना है तो चलो यहाँ पर इक्वेशन तो नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब क्या केस है, अब इसने क्या बोला है कि हमें एक बात पता है इसके अंदर, क्या चीज़,
देखिए, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है, गिवन है ना, आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, या प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन रहता है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3। प्रेशर तो अलग है, लेकिन जो वॉल्यूम है इसमें वो क्या है। और देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, PV इक्वल्स टू MRT, इस कंडीशन में देखना टेम्परेचर कांस्टेंट है और RB गैस कांस्टेंट है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोल सकते हैं। सही बात है ना, प्रेशर और वॉल्यूम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर एक तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर P1 V1 कर सकता हूँ M1 की जगह, चाहे MRT लिख दो या डिवाइडेड बाय RT कर दो, हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। PV बाय RT लिख दो M1 की जगह, वो सब जगह कैंसिल हो जाएगा, लिख देता हूँ चलो, ठीक है। प्लस P2 V2 अपॉन RT इक्वल्स टू P3 V3 अपॉन RT, RT कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब P1 V1, P1 की वैल्यू P0 प्लस दिस यहाँ से आ जाएगी, P2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, P3 की वैल्यू P0 के टर्म्स में यहाँ से आ जाएगी। लेकिन V1 V2 V3 अलग अलग डायमीटर की बॉल है, तो सबका डायमीटर 4/3 πr आर के टर्म्स में लिख दो, ठीक है। डायमीटर के टर्म्स में लिखना, डायमीटर के टर्म्स में लिख दो, डजेंट मैटर, ठीक है। वो एक कांस्टेंट टर्म रहेगी, ठीक है। तो P1 की जगह मैं लिख देता हूँ, अब आप देख लेना, इनटू V1। बस यही इम्पॉर्टेंट वाला काम था, SK सोम का क्वेश्चन है ये। और V1 की वैल्यू 4/3 πr, आर को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर बाय 2 का होल क्यूब। ये तो सब चीज़ कैंसिल ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर मतलब दोनों टर्म्स, इधर भी प्रेशर, इधर भी प्रेशर वॉल्यूम, इधर भी है। इसी तरह से P0 प्लस 8 सिग्मा बाय D2 इंटू 4/3 π D2/2 का होल क्यूब इक्वल्स टू P0 प्लस 8 सिग्मा बाय D3 इंटू 4/3 π D3/2 का होल क्यूब। ये सब कैंसिल हो रही हैं दोनों तरफ से, 2 का क्यूब यहाँ से ना, दोनों तरफ है ना ये। और यहाँ से आप ये कॉमन भी ले सकते हो, P0D, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, D1 है अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो इसकी, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा आपका, यहाँ से सॉल्व करके आएगा P0 D1 क्यूब प्लस 8 सिग्मा D1 स्क्वायर, ये आ गया, प्लस P0 D2 क्यूब प्लस 8 सिग्मा D2 स्क्वायर इक्वल्स टू P0 D3 क्यूब प्लस 8 सिग्मा D3 स्क्वायर। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा आंसर मिल रहा है हमें। कौन सा आंसर मिल रहा है हमें, ये वाला 8 सिग्मा D2 स्क्वायर P0 D2 क्यूब, सही है, दोनों में 8 है ना। तो बी वाला आंसर इसका हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं नहीं कह रहा डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए, इसका इस्तेमाल हो सकता है कि यार टोटल मास सेम रहा, कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब दोनों मास को जोड़ दिया, मास किस पे डिपेंड, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम स्फेरिकल के लिए क्या होता है वो रख दिया है। वैसे ही 11th कभी IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, IIT मेंस में उसी का यूज़ किया है। ये किसी भी एग्ज़ाम में ES में भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने बोला एक स्केटर है जिसका वजन 1000 न्यूटन है, स्केट्स एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन आइस, ठीक है, आइस पे स्केटिंग कर रहा है जी, ठीक है। और स्पीड, इतनी स्पीड पे है,
The average skating area supporting the skater is 0.001 meter square and the coefficient of friction between the skates and the ice is 0.02. What will be the average thickness of the film of the water existing at the interface between the skater and the ice? म्यू ऑफ वाटर भी इसने दिया है हमें. ओके मतलब इसने हमसे बोला है कि थिकनेस कितनी है जो उस फिल्म के बीच में है. बहुत टफ तो नहीं कहूँगा इस क्वेश्चन को, एक एवरेज क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में है. सो इसीलिए मैं इसको करने की ट्राई करता हूँ. जी क्या है क्वेश्चन में, इसने बोला एक आदमी है, ये जो है ये मैन है, जो इसकी बॉडी को ऐसे बना देते हैं, चलो ठीक है. और यहाँ पर आइस है, इसके ऊपर स्केटिंग ये कर रहा है. बीच में एक लेयर है जिसको मान लेते हैं कितनी थिकनेस की है, टी थिकनेस की है. ये क्या है, फिल्म ऑफ वाटर. ठीक है, ये ऐसा है. कितना वेट पड़ रहा है इसका, 1000 न्यूटन का. क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसके अंदर. अब एक बार बताओ, हमें शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, म्यू वी बाय या डी यू बाई डी वाई. तो वेलोसिटी वी है और थिकनेस कितनी है, टी है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर. फोर्स कितना होगा, फोर्स shear stress into area, velocity by into area. देखना पड़ेगा एरिया दिया था क्या नहीं. 20 स्पीड तो 20 दिया, एरिया भी दिया है देखो 0.001, सब कुछ तो दिया है. मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा इसमें, बट लैंग्वेज टफ थी इसीलिए कराया मैंने. एरिया है 0.001. म्यू वी टी. फोर्स अब निकालने वाली बात है. अब क्या है कि यार जब एक तरह से उसका वेट नीचे की साइड लग रहा है, वो चाहे आगे की साइड फिसल रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके पीछे की साइड लगेगा. ये वही तो फोर्स है. कौन सा फोर्स है ये, शियर, मतलब एक तरह से शियर्ड जो फोर्स है ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ही आएगा. तो फ्रिक्शनल फोर्स होता कितना है, म्यू इंटू एन. सही बात है ना. तो म्यू की वैल्यू उसने 0.01 दी है, 0.02 सॉरी, और एन की वैल्यू उसने 1000 दी है. तो कितना हो गया, 20 हो गया. तो यहाँ पर एफ की जगह 20 रख देना, वी की जगह 20 रख देना, म्यू की जगह भी रख देना. टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी. टी की वैल्यू आएगी इसमें 1/10⁵ मीटर. ठीक है. मेन क्या था इस क्वेश्चन में, आपको फोर्स निकालना. कैसे फोर्स निकालोगे, क्योंकि एक तरह से मैकेनिक्स टाइप का ही क्वेश्चन बन गया है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन होता है, वो उसके बराबर ही है. राइट, क्लियर. अभी इस क्वेश्चन में पूरा नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आपको इसमें हिंट दूंगा. In figure, oil of absolute viscosity mu fills the small gap of thickness y. जो ये थिकनेस y है, इन दोनों के बीच में एक जिसकी विस्कोसिटी म्यू ऐसा लिक्विड उसको फिल किया गया है, लेकिन ये कॉनिकल शेप है. नेग्लेक्टिंग फ्लूइड स्ट्रेस एट exerted on the circular underside, determine the rate of heat generation in joules per second after obtaining expression for the torque obtained to rotate the truncated cone. ट्रंकेटेड कोन है ये, इसको रोटेट करा जा रहा है. विस्कोसिटी की वैल्यू दी है, और ये जो डायमेंशंस वगैरह की वैल्यू भी इसने यहाँ पर हमें दी है. टॉर्क की वैल्यू निकल जाएगी. सबसे पहले तो टॉर्क निकालेंगे, और जैसे इसने बताया कि हीट जनरेशन रेट पूछा है, मतलब इसने एक तरह से पावर पूछी है, तो टॉर्क को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा. टॉर्क
भी कोई बहुत टफ नहीं है इसका निकालना, बट वही है ना, इतना भी बहुत हलवा भी क्वेश्चन नहीं है, करना पड़ेगा, बिना करे हुए नहीं होगा। ट्राई करते हैं। देखो मैंने मतलब पूरा तो करा नहीं है इसको, बट फिर भी ट्राई करूँगा फर्स्ट टाइम ही इसको ना, क्योंकि है तो एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन, कभी आईएएस मेंस में क्वेश्चन आया है, बट इसका कंसेप्ट आ सकता है। मेन मोटिव यही है कि आप वो वाला कंसेप्ट बना पाओगे या नहीं, इस टाइप से का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेंटर में मान लेना इसको, और ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। ये एंगल कितना है अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा दिया है। मेन तो ये साइड्स दी है ना, ये इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बी है, ये ए है, शायद चेक कर लेता हूँ। ठीक है, टॉर्क निकालने को बोला है इसने। वही टॉर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्स निकालने के लिए हमारे पास शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस के पास हमारे पास फॉर्मूला है वही। बट देखो जरा अब क्या होगा। सबसे पहले तो वेलोसिटी बताओ कितनी होती है इसके लिए, एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस, ओमेगा इनटू आर। ठीक है, अच्छा एक बात और देखो कि अगर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कोई आपसे पूछे तो म्यू डी यू बाई डी वाई, ये हमने पढ़ा है, तो म्यू वी की वैल्यू ओमेगा आर लिख दो, और जो गैप है अभी के लिए वाई लिख देते हैं हम, ये वाला। ठीक है, ये तो रही शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, ये गैप है वाई। हाँ ऐसा ही रहेगा सिंपल, चाहे वो किसी भी उसमें रहे। अब एरिया पे डिपेंड करेगा कि मतलब वो जो एंगल वगैरह का जो आप सोच रहे होंगे कि यार एंगुलर वे में कैसे होगा, या तो आप इसी को एंगल में बदल दो, या अब एरिया को एंगल में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा, एरिया की वैल्यू क्या होती है, अच्छा इस टाइप के शेप के लिए, तो आप इसके लिए क्या करना होगा, 2 पाई आर इसका क्या है, रेडियस है ट्रंकेटेड कोन का, बट इनटू, अब ये एंगुलर पार्ट है। अगर मैं ये जैसे वाई वाला पोर्शन मेरे को लेना है ना, ये जो वाई वाला पोर्शन है ऐसे एंगल पे लेना है, और ये वाली वैल्यू है, तो एरिया तो क्या रहेगा, ये वाला एंगल अल्फ़ा है ना, तो क्योंकि इसमें जो साइड लग रही है वो ये लग रही है दिस अपॉन दिस, राइट। यानी कि इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये वाली जो साइड है एक तरह से, चाहे तो इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, छोड़िए इसको भी ना, टफ रह जाएगा नहीं तो। इस ट्रायंगल को छोड़ो, तो इसको आसान तरीके से मैं बताता हूँ। पहले तो देखो जब भी कभी भी इस टाइप के कोन का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इस टाइप का ट्रायंगल बना लेना है। इस टाइप इधर की साइड ये वाला क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है, और ये वाली साइड क्या है, स्मॉल एल मान लो, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको छोटा वाई मान लो। तो पहली बात तो अगर आपसे कोई इसमें पूछता है यार एरिया बताओ, तो इसका होगा 2 पाई आर डी एल, अगर कौन के लिए कोई पूछता है। लेकिन एल और वाई के बीच में रिलेशन अगर आपको निकालनी है और ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो यहाँ पर 2-3 रिलेशन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वाई बाय एल इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, या डी एल इक्वल्स टू डी वाई बाय कॉस अल्फ़ा, पहली रिलेशन। यहाँ पर हम सारी चीज़ एक ही टर्म में कर लेंगे, क्योंकि y के टर्म्स में क्यों रिलेशन में करूँगा, क्योंकि y जो है इस तरह से डिस्टेंस मूव कर रहा है अप एंड डाउन, और उसकी जो लिमिट है कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, अगर आप
इसकी हाइट से डिफरेंस करेंगे तो इसकी जो y की वैल्यू कहाँ से a से लेके a+b तक मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ से a यहाँ तक हाइट कितनी, अगर मैं इसको सेंटर मानूँ तो o, यहाँ से a से लेके इंटीग्रेशन मतलब मैं कहाँ से करूँगा, a से लेके, ये मेरे कुछ आइडिया लग रहा पहले ही, और कहाँ तक करूँगा, हाइट कहाँ तक पहुँच जाएगी a+b, यानी कि सब चीज़ में y में dy ये y के टर्म्स में कर दूँगा। यही टफ पार्ट था, अदरवाइज़ ये 20 नंबर का क्वेश्चन है मेंस का, इसका इस्तेमाल हो सकता है एग्ज़ाम में। पूरा पूरा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल डेफिनेटली हो सकता है कहीं ना कहीं, तो पूरा प्रूव करने में ये फ़ायदा रहता है। तो पहली तो चीज़ यहाँ पर ये आई, और दूसरी क्या आई, r/y = 10 अल्फ़ा, और r की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, y tan अल्फ़ा। ये दूसरी स्टेटमेंट है, ये दोनों याद हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो r है, यहाँ पर मैं y tan अल्फ़ा लिखूँ, ये कैपिटल Y है, इसको तो सीधी वैल्यू दी है, ठीक है, ओमेगा दिया है, म्यू दिया है, यहाँ पर अब मैं निकाल लूँगा। सबसे पहली बात, ये तो शेयर स्ट्रेस हमने निकाली, तो एरिया से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगा ये इससे, और dl को जगह dy/cos अल्फ़ा लिख दूँगा तो फोर्स आ जाएगा। करें फिर इसको आगे, इसको रब कर रहा हूँ, तो फोर्स की वैल्यू dF की वैल्यू क्या आ जाएगी, dF की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फोर्स की वैल्यू टो इंटू dA, तो टो की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, म्यू ओमेगा r बाय कैपिटल Y, और एरिया क्या है 2πr dy/cos अल्फ़ा, r और r स्क्वायर हो जाएगा इधर, क्लियर, r और r स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू ओमेगा, उसको ऐसे ही लिखो, 2π भी ऐसे ही लिख दो, क्लियर, r और r मिलके क्या बनेगा, r स्क्वायर, क्या बनेगा, r स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर कैपिटल Y भी लिख दो, यहाँ पर ऑलरेडी एक cos अल्फ़ा है इंटू dy। अब देखते रहो ज़रा, मैंने क्या निकाला था अभी, r को क्या लिख सकता हूँ मैं, y tan अल्फ़ा, क्लियर, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, y स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे ऑलरेडी cos अल्फ़ा है इंटू dy। ओके, और तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर, सही है। हाँ, एक गड़बड़ जो इसमें हुई है, ये अच्छा, हाँ, ये फोर्स की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, फोर्स की। अगर आपसे कोई वो पूछेगा कि टॉर्क कितना होगा, ये dF आया है एक तरह से, तो d टॉर्क क्या होगा, इसको स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर देना, यही होगा dF.r। तो इसकी जब मैं r से मल्टीप्लाई करूँ, या y tan अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो y³ tan³ अल्फ़ा हो जाएगा। तो मैं अब इसको एक जगह पे लिख देता हूँ, आप बैक करके लेक्चर को देख लेना, कोई दिक्कत होएगी तो, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, सॉल्यूशन भी देख लेना। एक एक चीज़ मैंने आपको ट्रायंगल बना के दिखाई, कैसे वो चीज़ मानी गई है स्लैंट हाइट से, ये L और ये Y और ये R, और Y में सारी चीज़ हमने वेरी करा दी है। अब क्या है, टॉर्क निकालने के लिए मैंने इंटीग्रेशन ऑलरेडी बता दिया है, टी की वैल्यू निकाल, तो a से लेके a और a+b की वैल्यू उसने दी है हमें, और यहाँ पर बाकी सारी कांस्टेंट y³ dy रह जाएगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ सॉल्व हो जाएगी, और बाद में जब मैं एक बार ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हीट जनरेशन रेट हमारा निकल जाएगा। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये जो टर्म्स मैंने एक एक करके निकाली है, ट्रंकेटेड कोन की, या कोन की कहाँ से हमने लिमिट निकालनी थी, तो ये जो निकाली है यहाँ से ये जो वैल्यू है, इंटीग्रेशन कहाँ से, a से
क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है घूमना और कहाँ तक, a प्लस बी तक। और सब वैल्यूज़ गिवन है, देखो वो मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ। ए बी अल्फ़ा भी दिया है, वाई की वैल्यू भी दी है, mm में दी है तो उसको उसमें कर लेना, ठीक है। स्पीड ऑफ रोटेशन भी rpm 2πn/60 करके ओमेगा निकाल लेना, निकल जाएगा। ओके जी, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसमें और एक आपको होमवर्क में देता हूँ लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा ये। ए प्रेशर वेसल हैज़ एन इंटरनल वॉल्यूम ऑफ 0.5 मीटर क्यूबिक एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ डिजायर्ड टू टेस्ट द वेसल एट 300 bar by pumping water into it. The estimated variation in the change in the empty volume of the container due to pressurization to 300 bar is 6%. वॉल्यूम में कितना चेंज आया, 6% का चेंज आया जब इतना आपने प्रेशर में चेंज किया तो होना ही था। कैलकुलेट द मास ऑफ द वाटर टू बी पम्प्ड इनटू द, कितना मास उस वेसल के अंदर डाला जाए कि प्रेशर हम मेंटेन कर पाए। बल्क मॉडुलस की वैल्यू इसने दी। अच्छा, यानी कि कुछ कंप्रेसिबिलिटी का इशू है, मतलब देखते समझ में आ जाता है तुरंत ये बात ना कि इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से मैंने जैसे बताया बड़ाई की बात नहीं है, सही में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो इसको तो यहीं करते हैं, चलो अलग यहीं पर कर देते हैं इसको। देखो सबसे पहले V1 पहला वॉल्यूम इसने कितना दिया है, 0.5 मीटर क्यूबिक दिया है ना। किस पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्वेश्चन को पढ़ो आप। और प्रेशर कितना दिया है इसने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कितना प्रेशर वेसल करना, कितने पे प्रेशर है, 300 बार पे चेक करना। वो प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 300 बार। इसने जो चेंज इन वॉल्यूम की परसेंटेज दी है वो 6% दी है। मतलब क्या होता है इसका कि भाई चेंज इन वॉल्यूम है ना, और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वो 6% है, मतलब 0.06 है। V1 अभी 1.06 हो जाएगा, V1 की वैल्यू तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 1.06, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.53 मीटर क्यूबिक ये वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मतलब कि अब क्या है, इसने क्या चीज़ बोली भाई, कितना मास हम इसके अंदर डालें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि कितना मास हम इसके अंदर पंप करें वेसल के अंदर, जो प्रेशर लेवल है हमारा डिज़ायर्ड हमें मिल जाए। अब प्रेशर जो मतलब कितना वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम हमने निकाल दिया, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली हमने 300 बार के प्रेशर को चेक किया, पंप उसके अंदर प्रेशर चेंज किया, उसमें वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम की परसेंटेज में चेंज आया, तो कुछ ना कुछ मास का चेंज आया, यानी कि कुछ ना कुछ मास हमने इसके अंदर डाला है। कितना मास डाला है, मास की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो अगर मैं फाइनल डेंसिटी निकाल दूं इसकी, है ना, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा मास निकल जाएगा। लेकिन ये जो डेंसिटी भी है ये भी चेंज होगी क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी वाला इशू है। अब एक चीज़ हमें पता है, यंग मॉडुलस की वैल्यू और बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो होती है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू मैं यहाँ पर करता हूँ इसको। बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू वो होती है डेंसिटी dp अपॉन ये याद है, या इसको ऐसा भी कहीं कहीं पर लिखा गया है, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं तो फाइनल डेंसिटी निकालना चाह रहा हूँ, तो ये डी रो से काम आ जाएगी क्योंकि चेंज इन प्रेशर का भी मैं जानता हूँ कि कैसे निकलेगा। चेंज इन प्रेशर कैसे निकलेगा, क्यों, 300 बार पे टेस्ट करा और इनिशियल प्रेशर कितना है, 1 बार है, तो 299 बार आ जाएगा वो चेंज इन प्रेशर। ये डीपी की वैल्यू आ गई है, डेल्टा पी आ गया इनिशियल। अब ई यंग ये भी मुझे दिया है, ई की वैल्यू
करेक्ट। ये जो वैल्यू है ये भी मुझे दी गई है, कितनी दी है, 2 × 10⁹ इज इक्वल्स टू रो इंटू 299 अपॉन डी रो मतलब रो2 माइनस रो1, और ये भी यहाँ पर रो1 आएगा। मुझे नहीं लगता कि टफ लग रहा होगा ये चीज़, कॉम्प्लिकेटेड तो है नो डाउट। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम डेंसिटी दी है क्या? वॉल्यूम दी है, इतना वॉल्यूम दिया है इसने हमें। अच्छा, और क्या है ये वॉल्यूम जो है, वाटर को पंप कर रहा है। चलो ये तो मुझे पता ही है, यानी कि रो1 की वैल्यू कितनी होगी मेरी 1000। रो2 निकालना है अब यहाँ से, बस वो निकल जाएगा, समझ गए होंगे आप। यहाँ से रो1 की वैल्यू 1000 है, तो यहाँ से रो2 निकाल लेना, मैंने पूरा करके बता दिया। यहाँ से रो2 निकल जाएगा, रो2 की मल्टीप्लाई जब आप वॉल्यूम से कर दोगे तो मास आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। इसी के ऊपर सेम क्वेश्चन जो है, सेम इसी पे ही, इसीलिए मैंने वो अगला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस निकालना है। प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर इसने दे दी है हमें, वही dP अपॉन डी रो निकाल देना, यानी कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन रहेगा हमारा। नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। बहुत ही अच्छे लेवल के मैंने 10 क्वेश्चन इसमें कराए हैं, बिल्कुल अलग टाइप के, जो मतलब जनरली नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन ज़्यादा मेंस एग्ज़ाम्स में आए हैं, लेकिन वही है ना कि उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के ये अब ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, अच्छे क्वेश्चंस में। सो होप आपको लेक्चर अच्छा लगे, प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट रहेगा तो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।